सो आज हमारे पास 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। फर्स्ट है न्यू क्लासिकल एज, दूसरा है प्यूरिटिज्म, थर्ड है रिस्टोरेशन। ये तीनों टॉपिक्स कवर इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंडल्ज है, मिले हुए हैं। साथ क्लियर हो गए तो अच्छा रहता, अगर अलग अलग समझ जाने गई मैं तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता, तो एक साथ ही समझ लेंगे। आई होप जो लाइव नहीं है उन लोग को भी क्लासेस क्लियर समझ में आए। सो न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज थी फ्रॉम 1660 टू 1798। ये टाइम पीरियड जो है उसको न्यू क्लासिकल एज बताया जाता। न्यू क्लासिकल एज, तो ये न्यू क्लासिकल एज जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यू, सेकेंड इज क्लासिकलिज्म। तो नियो का मतलब है न्यू, नियो मीन्स न्यू, एंड क्लासिकल जो है ना, रोमन और ग्रीक क्लासिक्स, मतलब रोमन और ग्रीक का वैल्यूएबल लिटरेचर। क्लासिक मतलब जो ऑलवेज पढ़ा जाता, तो उसको क्लासिकल कहा गया है। मतलब न्यू एंड क्लासिकलिज्म, ऐसा क्लासिकल लिटरेचर जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो ये न्यू क्लासिकल एज जो थी 1660 टू 1798 का पीरियड है। इसको जो है ना 18th सेंचुरी लिटरेचर भी कहा जाता है, और इसको एज ऑफ रीजनिंग भी कहा जाता है। क्लियर? एज ऑफ रीजनिंग इसीलिए कहा जाता है बिकॉज उस टाइम पे लोग सवाल करने लगे थे कि ये है तो ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। सोच लोगों की मतलब सोचने लगे थे लोग कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों रहता। इससे पहले का जो पीरियड था जब लोग सिर्फ बिलीव कर लेते थे, मतलब जो भी है हाँ ये ऐसा है एंड ये ऐसे ही है, क्यों है, क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते थे। तो यहाँ से लोग क्वेश्चन करना शुरू करे, इसीलिए इसको एज ऑफ रीजनिंग भी कहा जाता है। एज ऑफ रीजन भी कह सकते हैं हम, या फिर आईएनजी हटा दें तो एज ऑफ रीजन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? न्यू क्लासिकल एज जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नियो एंड क्लासिकलिज्म। इसमें हमारे पास है 3 स्टेजेस। इट हैज 3 स्टेजेस। फर्स्ट है रिस्टोरेशन, सेकंड है ऑगस्टन एज, थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो न्यू क्लासिकल एज जो है 3 एजेस में डिवाइड होती है, रिस्टोरेशन, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो आपका जो रिस्टोरेशन है वो है 1660 टू 1700। ये इयर्स के पीरियड को आप रिस्टोरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ऑगस्टन पीरियड, 1700 टू 1750 का जो पीरियड है उसे ऑगस्टन पीरियड कहेंगे हम। ओके, ये ऑगस्टन पीरियड है। जो थर्ड है आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, वो है 1750 टू 1798, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। क्लियर गर्ल्स? तो 3 पीरियड्स हैं।
रिस्टोरेशन 1660 to 1700, ऑगस्टन एज 1700 to 1750 और एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1750 to 1798। इसको अगर हम कोई शॉर्ट फॉर्म में अगर देखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, इसको RAA कर कर याद रख सकते हैं। रिस्टोरेशन, देन ऑगस्टन एज, उसके बाद जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो न्यू क्लासिकलिज्म में होता क्या था, किस टाइप ऑफ मतलब लिटरेचर यूज होता था, वो देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू क्लासिकलिज्म में कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर बहुत फेमस था। अब कॉमेडी ऑफ मैनर है क्या? सी हम कॉमेडी ऑफ मैनर मतलब विटी ड्रामेटिक कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जिसमें ड्रामा हो उसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहेंगे। दूसरा है सटायर। सटायर ये एक फन अटैक होता है। ऐसा अटैक मतलब आप सामने वाले का मजाक मजाक में उसे मतलब एम्बैरस कर रहे हो, उसे हकीकत बता रहे हो। डायरेक्टली आप उसे ये नहीं बोल रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ये गलत है ये सही है, लेकिन आप उसको मजाक उड़ा रहे हो, मजाक मजाक में आप उसको एम्बैरस कर रहे हो सामने वाले को, तो उसे सटायर कहते हैं। हीरोइक कॉपलेट, हम उर्दू में दोहे कहते हैं, लाइक कबीर के दोहे, इंग्लिश में हीरोइक कॉपलेट कहते हैं। ये 2 लाइंस में लिखे जाते हैं, इसमें एक कॉमा भी आता है। हिंदी में भी कहते हैं दोहे, उर्दू में होते हैं दोहे, मतलब 2 लाइंस में ऐसा छोटा मीनिंग जिसका डेफिनेशन बहुत गहरा हो, डीप मीनिंग हो। और हुआ था ये न्यू क्लासिकलिज्म में थी, मतलब सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसा रहते हैं, ये करते हैं। दूसरा इसमें है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। हम पॉलिटिक्स के बारे में सारा ओवरव्यू देख, हम ऐसा करेंगे कि पहले हम पॉलिटिकल ओवरव्यू देखेंगे जैसे कि रिस्टोरेशन का, उसके बाद उसका हम लिटरेचर ओवरव्यू देखेंगे। ऐसे करके हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो रिस्टोरेशन जो एज है आपकी 1660 to 1700, वालेकुम अस्सलाम। सो रिस्टोरेशन जो एज है आपकी 1660 टू 1700, ये एज को और क्या नाम से बुलाया जाता है? ये एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। एज ऑफ ड्राइडन ये एज को इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये टाइम के बहुत ज्यादा फेमस राइटर ड्राइडन थे, इसीलिए ये एज का नाम एज ऑफ ड्राइडन भी है। रिस्टोरेशन एज का और एक नाम एज ऑफ ड्राइडन भी है। तो रिस्टोरेशन एज कहाँ से शुरू हुई और ये रिस्टोरेशन एज को रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है वो देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक स्टोरी है ऐसा समझ लो। लिटरेचर बेसिकली है क्या, मैं पहले ये बताना चाहूंगी। लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लैंड में आज तक जो जो हुआ, कैसे कैसे फेसेस आए, कैसे कैसे चेंजेस आए, वहां पर कौन से किंग्स थे, कौन से क्वींस थे, कौन से किंग का कितना टाइम पीरियड है, कौन सी क्वीन का कितना टाइम पीरियड है, उन लोग कब रूल करे थे, क्या रूल करे थे, उन लोग क्या मतलब उन लोग के पीरियड में क्या था, उन लोग के पीरियड में कौन से पोएट्स थे, ये सब को ही इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो
पॉलिटिकल ओवरव्यू हम फर्स्ट देखेंगे। रिस्टोरेशन जो है, एक रिस्टोरेशन एज, किंग चार्ल्स रिस्टोर करे थे किंगडम को। कौन रिस्टोर करे थे किंगडम को? रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? मतलब इनसे पहले क्या किंगडम नहीं थी? हाँ, तो किंग चार्ल्स से पहले किंगडम नहीं थी, मतलब किंगडम खत्म हो गई थी, किंग चार्ल्स आके फिर किंगडम स्टार्ट करे। तो लास्ट टाइम हम क्या देखे थे, हमारी एक क्लास थी, हम स्टडी करे थे, आप लोग को याद होगा, पोप्स थे। तो पोप्स का किंग जो आए थे इंग्लैंड में वो थे किंग हेनरी एट, याद? तो हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। किंग हेनरी एट जो थे, उनके डॉटर्स एंड डॉटर्स, मतलब उनके आल ऑल उर्दू में बोलते, उसमें से थी क्वीन क्वीन एलिजाबेथ, जो 1603 में डेथ हो गई थी उनकी, और उनको बेबीज नहीं थे, और उनको वर्जिन क्वीन कहा जाता है। तो इन 1603 में इनकी डेथ के बाद इनके एक रिलेटिव थे जेम्स। ओके, मैं लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर। तो किंग हेनरी तक हमने बात की। किंग हेनरी एट जो थे, किंग चार्ल्स को यहाँ पॉज देते हैं इन्हें, फिर कंटिन्यू। थोड़े से क्लास में पीछे चले जाओ। स्क्रीन, गर्ल्स, आर यू नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, वेट। अभी दिख रहा आपको स्क्रीन? आर यू एबल टू सी इट? ओके, गुड। तो जो फिर से एक बार कंटिन्यू कर लेंगे। तो रिस्टोरेशन एज है 1660 टू 1700। ये एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, बिकॉज उस टाइम के बहुत ज्यादा फेमस राइटर पोएट जो थे ड्राइडन थे। और यहाँ पर जो है रिस्टोरेशन को रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज किंग चार्ल्स ने किंगडम को रिस्टोर किया था। वो क्यों किया था, कैसे किया था, किंगडम क्यों रुक गई थी, हम देखते हैं अभी। लेकिन उससे पहले आपको इससे पहले की हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो उससे पहले की हिस्ट्री जो है, हमने किंग चार्ल्स पढ़ा था, सॉरी किंग हेनरी जो है, किंग हेनरी, इसको हटाकर किंग हेनरी एट आए थे रूल करने। तो किंग हेनरी एट के बाद हुआ ये कि इनके डॉटर थे क्वीन एलिजाबेथ। किंग हेनरी के डॉटर थे क्वीन एलिजाबेथ। ईयर 1603। तो क्वीन एलिजाबेथ के रिलेटिव्स थे जेम्स वन आए, इन्होंने रूल किया। इन्होंने 1603 टू 1625 तक रूल किया। और इन्होंने जब रूल किया, वो एज को जैकोबिन एज कहते हैं। जेम्स वन की एज को जैकोबियन एज कहते हैं। जैकोबियन जेम्स का जो है ना लैटिन नेम था, इसीलिए ये एज को जैकोबियन एज कहा जाता है। तो जेम्स वन जब थे तो शेक्सपियर के प्लेस बहुत ज्यादा पीक पे थे। शेक्सपियर जो राइटर है, उनका करियर बहुत पीक पे गया, बहुत शेक्सपियर की डेथ भी हो गई। उसके बाद और एक फेमस राइटर है बेन जॉनसन, बहुत ज्यादा फेमस कॉमेडियन थे, और इनका जो है ना आगे लोग स्टाइल कॉपी करे। वन के बाद किंग जेम्स चार्ल्स वन। तो किंग जेम्स वन के बाद जो रूलिंग करने आए थे वो है चार्ल्स वन। इनकी एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। सेम, ये इनका लैटिन नेम है कैरोलिन, इसीलिए इनके एज पीरियड को, चार्ल्स वन के एज पीरियड को कैरोलिन एज भी कहा जाता है।
तो कैरोलिन एज में क्या हुआ, चार्ल्स वन जो थे, इन्हों अच्छे रूलर नहीं थे समझो। इन्हों टैक्स इंक्रीज कर दिए, इन्हों पार्लियामेंट की बात नहीं सुनने लगे, तो सारे लोग इनके अगेंस्ट, सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार क्या रहता बोले तो सिविलियंस, जो नॉर्मल सिटीजन्स रहते, आप और मैं, जब हम एक, हमारा किंग क्वीन जो भी है वो सही रूल नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर देते, वार शुरू कर देते, तो उसको सिविल वार कहा जाता। तो लोग इनके अगेंस्ट सिविल वार शुरू कर दिए। तो सिविल वार शुरू कर दिया, और ये सिविल वार में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर, डेथ इन द, मार दिया गया था, इनका मर्डर हो गया था। किसने, मतलब सिविलियंस ने, बिकॉज इन लोगों पर बहुत ज्यादा वायलेंस कर दे रहे थे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिए थे इनकी सिटीजन्स को। ऐसा नहीं था कि सारे लोग इनके अगेंस्ट थे, कुछ पोएट्स थे, कुछ पोएट्स थे जो इनको सपोर्ट करते थे, चार्ल्स वन को। वो पोएट्स को हम कैविलियर पोएट्स बोलेंगे। ये पोएट्स इन्हें क्यों सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये पोएट्स या तो इन्हीं के मतलब दरबारी थे, मतलब दरबार में जो है ना, किंग के पास पोएम सुनाते थे, किंग्स को इंटरटेन करते थे, या फिर ये पोएट्स कोई हाई पोजीशंस पे थे किंग के पास, इसीलिए ये पोएट्स किंग को सपोर्ट करते थे, इवन तो किंग सही नहीं था। तब कैविलियर पोएट्स इन्हें सपोर्ट करते थे। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के लोग, जो सिविल वार चल रहा था, तो सिविल वार में लोग बोले कि हमारे किंग नहीं होना, मतलब किंग खराब था, तो अब हमारे किंग नहीं होना, पार्लियामेंट रूल करेगा। पार्लियामेंट एक मेंबर ऑफ पार्टीज रहते, वो रूल करेंगे। तो पार्लियामेंट का तो रूल था ही था, साथ में रूल था रिलीजन का। हम पहले भी ये देख चुके कि वहां पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो गई थी, कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक चर्च था, वो लोग जो है ना, लोगों को अपने फायदे के लिए कैसा कैसा इन्फ्लुएंस करते थे, मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता दी। तो कैथोलिक लोग जो है ना, उन लोग का इन्फ्लुएंस चल रहा था, और ये पीरियड से कोई भी खुश नहीं थे। ये पीरियड से कोई भी खुश नहीं थे। ये पीरियड कब से कब तक चला, देखिए, ये पीरियड था 9 to 1616। आई नो थोड़ा बोरिंग दिख रहा होगा, बट इट इज हाउ इट इज। तो कोई भी खुश नहीं थे, जैसा कि आज की क्लास से आप लोग खुश नहीं हैं। क्या ये लिटरेचर एंड ऑल बोलकर, बट सी, थोड़ा सा एक बार ये क्लास को रिवाइंड करके सुन लो आज की, तो आप लोग को समझ में आएगा, और कुछ डाउट्स है तो नोट्स से क्लियर हो जाएंगे आपको। नोट्स में क्लियर नोट्स बनाऊंगी, और साथ ही साथ आज के नोट्स के अलावा मैं आप लोग को एक एयरफोर्ट साइज पेपर पे ये सारा किंग्स एंड क्वींस का सिस्टम लिख कर दे दूंगी, तो आप लोग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट और रिलीजन रूल करते थे, जिसमें कोई भी खुश नहीं थे। थोड़े टाइम ये चला, उसके बाद ये लोग क्या करे, ओलिवर क्रॉमवेल को अपॉइंट करे। ओलिवर क्रॉमवेल को अपॉइंट करे लोग, और ओलिवर क्रॉमवेल 8 इयर्स तक रूल करे। 16 इन 8 इयर्स तक रूल करे, ओके। और इन्हों क्या थे मालूम, लिबरल थे, फ्री, मतलब लोगों को फ्री छोड़ देते थे, लेकिन लिबरल रहते रहते इन्हों फिर डिक्टेटर बन गए, लोगों को जो है ना, क्या कह सकते हैं हम, डिक्टेट करने लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करो, मैं जो बोला तुम लोग वही सुनना। फिर 1658 में इनकी भी डेथ हो गई, मतलब इन्हें किसी ने मारा नहीं, इनकी नेचुरल डेथ हुई थी। अब इनकी डेथ के बाद किंग किंग सिस्टम तो खत्म हो गया था, ये जो था पीरियड, जो अब जो हम अभी देखें,
ये था नो पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट नो किंग पीरियड, मैं लिख दूंगी, ये था नो किंग पीरियड। तो इसके बाद हुआ ये कि सन ऑफ चार्ल्स वन, जो चार्ल्स वन थे ना, जो बहुत बुरे थे, मतलब अच्छे नहीं थे, जिसको पब्लिक ने मार दिया, उन्हीं के सन है चार्ल्स टू। अब लोगों के पास कोई और चारा नहीं बचा, तो लोग क्या करे, चार्ल्स टू जो चार्ल्स वन के बेटे थे उन्हीं को बुलाए, और चार्ल्स टू को बुलाकर अपने फादर के किंगडम पे बिठा दिए। तो जो किंगडम खत्म हो गई थी, जो किंग रूल, जो मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया था, मोनार्क सिस्टम मतलब वन किंग, सिंगल रूलर। तो जो मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया था, जो पार्लियामेंट सिस्टम आ गया था, उसको जो रिस्टोर करे चार्ल्स टू, इसीलिए ये पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। गॉट इट गर्ल्स? रिस्टोरेशन पीरियड को रिस्टोरेशन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो ऐसा हुआ था कि किंग हेनरी एट थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो क्वीन एलिजाबेथ आए, क्वीन एलिजाबेथ को बेबीज नहीं थे, तो उनके रिलेटिव जेम्स वन आए, जेम्स वन की डेथ हो गई, बाद जेम्स वन के सन चार्ल्स वन आए, चार्ल्स वन अच्छे नहीं थे, तो लोग उनसे फेडअप हो गए, उनसे फेडअप होके उनको मार दिए। लोग उनको मार दिए, बाद बोले कि अब किंग नहीं होना, पार्लियामेंट सिस्टम होना। अब पार्लियामेंट सिस्टम आ गया, फिर पार्लियामेंट सिस्टम भी सही वर्क नहीं करा, इसीलिए क्या करे, फिर वही जाके चार्ल्स वन के सन को पकड़ के लाया, चार्ल्स टू को, और बोले कि अब तुम यहाँ पर से चलाओ अपने फादर का किंगडम, अब तुम चलाओ और तुम रिस्टोर करो किंगडम। तो इसीलिए ये पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। क्लियर? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो इन्हों इनके फादर जैसे नहीं थे, इन्हों एक अच्छे किंग थे, अच्छे से रूल करे, और इन्हों इनके फादर को जब मार दिया गया ना, तो इन्हों क्या करे, भागकर चले गए फ्रांस। तो इन्हें फ्रांस से वापस बुलाया गया अपने किंगडम रिस्टोर करने। इन्हों इनके फादर जैसे नहीं थे, इन्हें बहुत अच्छे थे, और इन्हों फ्रांस से क्या करे, बहुत सारे लिट इंग्लैंड में, जैसे कि थिएटर्स 20 इयर्स से बंद हो चुके थे, जब पार्लियामेंट रूल था थिएटर्स बंद हो गए थे, इन्हों थिएटर्स लेकर आए, इन्हों लिटरेचर में न्यू न्यू सिस्टम्स लेकर आए, नए नए चीजा जो फ्रांस में आ चुके थे, जो इंग्लैंड में नहीं आए थे, वैसे चीजा लेके आए। तो इनके आने से जो है ना, बहुत अच्छा सा किंगडम वापस आ गया। लेकिन इनकी कोई भी बेटे नहीं थे, और इनकी डेथ के बाद जो है ना, जेम्स टू आए, जो इनके व्हाट वी कैन से चचेरे भाई, कजन ब्रदर होते, जेम्स टू आए थे। और जेम्स टू थे रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक मतलब इन्हों बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजन को मानने वाले थे। रोमन कैथोलिक्स रिलीजन को तो मानते थे, लेकिन साथ में उसका फायदा उठाते थे, लोगों को ये वो बोलकर उनसे पैसे लेना, ऐसे टाइप थे। और सॉरी, मैं इनका नाम लिखती हूँ, जेम्स टू, ये थे जेम्स टू, ये थे चार्ल्स टू के कजिन। बिकॉज चार्ल्स टू को कोई बेटे नहीं थे, इसीलिए आए थे जेम्स टू। बेटे नहीं थे डजेंट मीन कि उनको बेबीज नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई मतलब क्वीन से उनको बेटे नहीं थे, दूसरे लोग से थे, क्वीन से नहीं थे, जो उनकी किंगडम आगे लेके चलना चाह रहे थे। तो इसीलिए आए जेम्स टू, और जेम्स टू को हम कहेंगे लास्ट कैथोलिक मोनार्च, मतलब ये कैथोलिक को मानने वाले लास्ट किंग थे। तो कैथोलिक को जो लोग मानते थे, मैं आप लोग को बताई थी, लोग के अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, के तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। और मार्टिन लेदर जो है ना, 95 थीसिस लिखे थे लोग के अगेंस्ट एंड ऑल, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे।
तो इन्हों लास्ट कैथोलिक मोनार्च थे। इनके अगेंस्ट इनके खुद की बेटी मैरी और मैरी के हस्बैंड विलियम, इन दोनों इनके अगेंस्ट फाइट करे। इन दोनों इनके अगेंस्ट फाइट करे और किंगडम ये लोग ले लिए और इनको हटा दिया गया। जब इनको हटा दिया गया, जब उसी ईयर 1688 में इनको एक सन भी बॉर्न हुआ था, लेकिन वो सन को मतलब वो उनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, इसीलिए मैरी और विलियम, जिसको खुद के अपने कोई बेबीज नहीं थे, ये लोग जो है ना किंगडम ओवरटेक करे, ये लोग नए किंग एंड क्वीन बन गए। इन दोनों मिलकर रूल करे, इसीलिए ये पीरियड को जॉइंट मोनार्च कहा जाता है। मतलब दो लोग थे ना, इसीलिए जॉइंट। और इसको कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। मतलब खून का एक भी खतरा नहीं बहा था और किंग को हटा दिया गया था। ये तो रही बात पॉलिटिक्स की। इस ये पॉलिटिक्स के पॉइंट से आप लोग ये समझ गए होंगे कि रिस्टोरेशन को रिस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है, बिकॉज चार्ल्स टू आके किंगडम रिस्टोर करे थे। क्लियर है? इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है लिटरेचर ओवरव्यू। जो अभी हम देखे जब से, वो था पॉलिटिकल ओवरव्यू। मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, कौन से किंग आए थे, कौन से क्वीन आए थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो गया। और नोट्स इसके मैं क्लियर आप लोग को आज शाम तक व्हाट्सएप करूंगी, जो बहुत क्लियर होंगे, जो देख के आप लोग मतलब एक व्हाट वी कैन से अच्छे फॉर्मेट में बनाएंगे अपन, जिससे समझना इजी हो जाएगा। लिटरेचर में क्या चल रहा था देखिए, जॉन मिल्टन। यहाँ पर 5 फेमस राइटर्स हैं उस टाइम के। फर्स्ट है जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन इंग्लिश पोएट है और इंटेलेक्चुअल, मतलब इन बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और इनकी जो फेमस पोएम है वो है पैराडाइज लॉस्ट। इन पैराडाइज लॉस्ट इनकी जो पोएम है उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज किसे कहा जाता है? हेवन। तो ये जो इनकी फेमस एपिक पोएट्री है पैराडाइज लॉस्ट, ये इन इसीलिए लिखे थे क्योंकि उस वक्त पब्लिकली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मतलब किंगडम में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, साथ ही साथ इनकी प्राइवेट लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इनके वाइफ, इनके बेबीज, इनके रिलेटिव्स, इनके पेरेंट्स, सबकी डेथ वो पीरियड में हो गई थी। और इनू और इनका एक ही बेटा वो टाइम पीरियड में बच गए थे। तो इन्हों बोले कि इनका पैराडाइज लॉस्ट हो गया बोलकर, मतलब इनकी जन्नत खो गई। इन्हों इनके वाइफ से फिर बहुत प्यार करते थे और इनकी आई साइड भी ये पीरियड में चली गई थी। ये इस टाइम के बहुत फेमस राइटर थे। उसके बाद है जॉन ड्राइडन। जो हमारा रिस्टोरेशन पीरियड है, इसको पीरियड ऑफ जॉन ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये बता चुकी हूँ। ड्राइडन एक पोएट है, एक क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब जो ऑलरेडी लिखे हुए चीजें हैं उसको पढ़ के क्रिटिसाइज करते, अपने व्यूज बोलते कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा सही होता था बोलकर। इनु ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर मतलब कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। और इनु एक प्ले राइटर है। इनु साथ ही में एक सटायरिस्ट है। सटायर मैं आपको बताई थी, फन अटैक करना, मतलब मजाक मजाक में किसी को बातें बोलना। तो सटायर्स भी लिखे जाते थे जिसमें मजाक मजाक में डीप बात कही जाती थी। इनु इनकी लाइफ में लिखे 30 ट्रेजेडीज। ट्रेजिडी मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें एंड में मतलब सस्पेंस रख के कुछ ट्रेजिडी वाली बात बताना। 30 लिखे थे इनु। कॉमेडीज एंड ड्रामास, मतलब इनु बहुत ज्यादा लिख चुके। थर्ड हमारे पास ये पीरियड के रिस्टोरेशन पीरियड के राइटर है विलियम कॉन्क्रीव। इंग्लिश प्ले राइट, पोएट
और इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर, और एक कॉमिक लिखने वाले हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर में बता दी थी, एक ड्रामा रहता जिसमें कॉमेडी शो करते। तो फर्स्ट राइटर, सेकंड राइटर एंड थर्ड राइटर। हमारे पास फोर्थ फेमस राइटर है ये पीरियड के, विलियम रिचली। फोर्थ फेमस राइटर हो गए हमारे ये पीरियड। तो इन्हों जो है एक ड्रामिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। हु इज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, मतलब विलियम रिचली। मैं आप लोग को आज की क्लास के मतलब जो फेमस राइटर्स थे वो लोग फादर ऑफ, लाइक जैसे कि विलियम रिचली है, किस चीज के फादर कहे जाते हैं, ऐसा हम क्या करेंगे कुछ दिन बाद, मतलब जब ये पूरा लिटरेचर का टॉपिक खत्म हो जाता हमारा पार्ट 1, तो हम हु इज द फादर ऑफ व्हाट का एक लिस्ट बना लेंगे जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे ये आप लोग बाद में रिमाइंड कराना अगर मैं भूल जाऊं तो। थर्ड, तो फिफ्थ हमारे जो राइटर है वो है आफ्रा बैन। ये एक फीमेल राइटर है। ओके, अभी तक हम जितना भी लिटरेचर पढ़े फर्स्ट टाइम फीमेल के बारे में पढ़े, तो ये फीमेल राइटर है, पोएट है, ड्रामिस्ट है, एसेइस्ट है। और इन्होंने नॉवेल भी लिखी थी 17th सेंचुरी में, जो नॉवेल का नाम था स्कैंडलस। क्लियर? ये है रिस्टोरेशन पीरियड। तो हम आज देखें रिस्टोरेशन पीरियड के मतलब पॉलिटिकल ओवरव्यू, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, कैसा चार्ल्स टू आए तो रिस्टोर हुआ किंगडम, और ये पीरियड के जो जो फेमस राइटर्स थे हम उनके बारे में आज देख लिए। क्लियर है माइंड में प्लेस और सुनने की? लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज ऑलरेडी इट्स लाइक लेंथी प्रोसेस हो गया। ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारा पीरियड है ऑगस्टन पीरियड। ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज हमारी है 1700 टू 1750 के टाइम पीरियड को हम ऑगस्टन एज कहेंगे। क्लियर? ये पीरियड को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। एज ऑफ पोप मतलब वो चर्च वाले पोप के पास मत चले जाओ। एज ऑफ पोप मतलब ये यहाँ पर है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप बहुत फेमस राइटर थे, ड्रामिस्ट थे, हम इनके बारे में देखेंगे। तो अलेक्जेंडर पोप की वजह से ये पीरियड का नाम एज ऑफ पोप है, वो चर्च वाले पोप्स की वजह से नहीं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगस्टन एज को हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, और ये हम अलेक्जेंडर पोप की वजह से कहते हैं। पॉलिटिकल ओवरव्यू पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेम्स टू जो थे ना, जो लास्ट हम देखे थे, चार्ल्स टू जो अच्छे किंग थे, उनके बाद उनके कोई सन नहीं थे, इसीलिए उनके कजन आ गए थे जेम्स टू। तो उसके बाद हुआ कि जेम्स टू की डॉटर एंड हस्बैंड रूल करे। उसके बाद जो है एनी, एनी एक क्वीन आई, एनी ने रूल किया। उसके बाद जॉर्ज फर्स्ट ने रूल किया। उसके बाद जॉर्ज के सन जॉर्ज टू, फिर जॉर्ज टू के सन जॉर्ज थ्री, ऐसे ही कंटिन्यू होते गया। तो 2 नाम ही याद रखो, विलियम और मैरी के बाद जो रूल करे थे उन लोग की डॉटर थी एनी। उसके बाद जॉर्ज, आई राइट इट अगेन, एनी। उसके बाद था
उसके बाद थे जॉर्ज 1, 2, 3 और ये आगे चलते गया। अभी के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट सिर्फ ये 2 नेम ही है ओवरव्यू में। तो अब हम लिटरेचर ओवरव्यू देखेंगे। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे इस टाइम के बहुत ही ग्रेट पोएट थे। इन्हों क्या करे, दो जो बहुत पहले के थे, जिसका नाम था हॉट वर्जिल। इन दोनों से इंस्पायर होकर लिखना कौन, अलेक्जेंडर पोप, इन दोनों से। ओके। और अलेक्जेंडर पोप हर किस्म के राइटिंग्स लिखते थे। नॉवेल्स का जो पीरियड था वो ये पीरियड था, नॉवेल्स शुरू हो गया, एज से नॉवेल्स आना शुरू हो गए। इससे पहले सिर्फ ड्रामा ही लिखे जाते थे। और यहाँ पर ये पीरियड में क्या हो गया, बुक्स जो थे वो बहुत ही चीप हो गए, मतलब चीपर रेट्स में मिलने लगे बुक्स, बिकॉज प्रिंटिंग मीडिया बहुत स्प्रेड होने लग गया था, इसीलिए बुक्स थोड़ा सा चीप हो गए। ओ, तो ये टाइम के कौन से फेमस राइटर्स से अपन जल्दी से एक पॉलिटिकल ओवरव्यू देख लेंगे। ये टाइम में भी 5 फेमस लिटरेचर व्यू में है, 5 फेमस राइटर्स। फर्स्ट है जोनाथन स्विफ्ट, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है डैनियल डेफी, रिचर्ड, एंड फिफ्थ है हेनरी फाइल्डिंग। राइटर एज के राइटर, और Golden Age is the period of 1700 to 1750। अब एक एक राइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन स्विफ्ट जो है, ये गुलिवर ट्रैवल्स आप सबने स्कूल में पढ़ी होगी, इन्होंने लिखी थी ये गुलिवर ट्रैवल्स। एंग्लो इंग्लिश भी थे। और गुलिवर ट्रैवल्स के अलावा इनकी और एक जो फेमस बुक है वो प्रपोजल। नेक्स्ट अंडर कितना मतलब फेमस थे, और इनके पीरियड को कहा जाता है। इन्हों फेमस थे अपने पोएम्स के लिए, एसेस के लिए, और एक ये क्रिटिस्ट भी थे। तो इनकी बहुत ही फेमस में कर चुके हैं, आप लोग को याद होगा अगर एमए का एमए के सिलेबस में इनका एक राइट द रेप ऑफ लॉक। तो और इन ट्यूबरक्लोसिस और आस्थमा की वजह से इनकी की वजह से हो गई थी। और ये बहुत ही बड़ा नाम है। क्या हो गया? वॉइस क्लियर नहीं है। वेट सेकेंड।
अभी क्लियर है वॉइस? आर यू ऑल एबल टू लिसन टू मी? चलो गुड, नाउ इट्स क्लियर, सो लेट्स कंटिन्यू. तो थर्ड हम बात कर रहे थे डैनियल जोफी की. फर्स्ट हमने बात की जोनाथन स्विफ्ट की. सेकंड अलेक्जेंडर पोप की. अभी हम बात कर रहे हैं डैनियल डिफी. ये बहुत ही फेमस थे अपने नॉवेल्स के लिए. इनकी फेमस नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो. और इनको पॉलिटिकल व्यू में बहुत ज्यादा फेम मिला था, बहुत फेमस हुए थे ये. बहुत ज्यादा फेमस हुए थे. जर्नलिज्म और पैम्पलेट्स, इन्हों क्या करते थे, जैसा न्यूज़पेपर में अपने को पैम्पलेट्स आते हैं आजकल, मतलब छोटा सा जिसमें शॉर्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेशन, वैसे पैम्पलेट्स लिखते थे जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए थे. थर्ड है सैमुअल रिचर्ड. सो ये एक राइटर थे, प्रिंटर थे और नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस थे. द नेक्स्ट इज हेनरी फाइल्डिंग. हेनरी फाइल्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है. हेनरी फाइल्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है बिकॉज इन्हों इंग्लिश नॉवेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते, उन लोग का जो आर्ट रहता, नॉवेल से कैसा कनेक्शन रहता, वो सब इन्हों इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है. आई होप आई एम क्लियर, और वॉइस भी शायद क्लियर है. मेरे को जल्दी से कोई चैट बॉक्स में बताओ कि अभी वॉइस क्लियर है या नहीं. बिकॉज अगर वॉइस क्लियर नहीं होगी तो जो क्लास मिस करे उनका बहुत लॉस होगा. क्लियर है, चलो गुड. तो यहीं पर हमारा सेकेंड पीरियड ऑगस्टन एज खत्म होता है. इसके बाद पीरियड थर्ड शुरू होता है, जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये बहुत सेंसिबल लोगों की एज थी, ऐसा माना जाता है. ये एज में जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल थे, बहुत ज्यादा समझदार थे. तो इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है. एज ऑफ जॉनसन, सैमुअल जॉनसन. जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में कोई बताओ कि सैमुअल जॉनसन कौन थे, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सैमुअल जॉनसन. आई एम वेटिंग. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, और वो जॉनसन है सैमुअल जॉनसन. कौन से सैमुअल जॉनसन, और इन्होंने क्या लिखा था जो बहुत ही फेमस था? नो वन. कमॉन गर्ल्स, आप लोग को पता है, हम इसका एक एमसीक्यूज में भी था ये क्वेश्चन. कौन से सैमुअल जॉनसन? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले जो डिक्शनरी थी, वो डिक्शनरी थी जॉनसन की, और इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, इसीलिए डिक्शनरी के लिए बहुत फेमस थे. ओके चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड सी क्या है. तो सैमुअल जॉनसन एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बहुत ही फेमस पर्सन. ये इंग्लिश राइटर भी थे, और इनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी. सेकंड जो हमारे फेमस राइटर है इस टाइम के, वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ. तो ओलिवर गोल्डस्मिथ एक नॉवेल प्ले राइट थे, ड्रामा के लिए बहुत फेमस थे, और इनकी फेमस राइटिंग थी द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर. ये दो इनकी फेमस राइटिंग्स थी.
जो थर्ड हमारे फेमस राइटर है वो है रिचर्ड ब्रिंसली। रिचर्ड ब्रिंसली ना, ये जो है ना, राइटर के साथ साथ एक थिएटर के ओनर भी है, मतलब थिएटर के ओनर भी थे, 20 ईयर्स से ओनर थे। इन्हों एक प्ले राइटर भी थे, इन्हों एक पॉलिटिशियन, और इन्हों बहुत फेमस थे इनकी थिएटर को लेकर, मतलब थिएटर के ओनर है बोलते थे। इनकी फेमस राइटिंग है द स्कूल ऑफ स्कैंडल। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमारे फोर्थ में लॉरेंस टेरिन। वर्क से ये एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है। द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रीसम शैंडी लिखे थे इन्हों, और अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटाली। ये दो इनके फेमस राइटर है। थॉमस ग्रे, ये राइटर होने के साथ साथ एक पोएट है, और इन्हों फेमस है इनकी एक फेमस राइटिंग है कंट्री चर्चयार्ड, के लिए बहुत फेमस है। तो जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब 1998 जब खत्म हो रहा था, तो एज के राइटर्स बॉर्न होना शुरू हो गए थे। रोमांटिक 1798 के पास। ये रोमांटिक इरा कब शुरू हो रहा था, कैसे शुरू हो रहा था, इसके लिए स्क्रीन नहीं शो हो रहा। गर्ल, स्क्रीन नहीं बता रहा आप लोग को। स्क्रीन आ रहा बट वॉइस ब्रेक हो रही। ओके, वेट अ सेकेंड। अभी वॉइस क्लियर है? ओके, सो एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यहाँ पर क्या हुआ, इम्पोर्टेंट की क्यों खत्म हुआ था एज ऑफ सेंसिबिलिटी, कहाँ खत्म हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ, ही मेट सेंट कॉलरिज। सेंट कॉलरिज एक दूसरे फेमस राइटर है, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक फेमस राइटर है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ सेंट कॉलरिज से मिले थे, विलियम वर्ड्सवर्थ दिखाई दे रहा है आप लोग को, सेंट कॉलरिज से जब मिले थे, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। तो जब लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और सेंट कॉलरिज ने मिलकर लिखी, तब एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म होकर रोमांटिक इरा स्टार्ट हुआ, ऐसा कहा जाता है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सेंट कॉलरिज मिलकर एक बुक प्रिंट करे जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, तब एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म हो रही थी और रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। तो आज हम अपने क्लास में कौन से पीरियड्स खत्म करें, एक बार फ्लैशबैक
जल्दी से देखेंगे। हम बात कर रहे थे न्यू क्लासिकल एज की। न्यू क्लासिकल एज 3 एजेस में डिवाइड है। रिस्टोरेशन एज जो है 1660 टू 1700, उसमें है ऑगस्टन एज 1700 टू 1750। उसके बाद है थर्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है 1750 टू 1798। अब हम सारे एज पीरियड्स का पॉलिटिकल ओवरव्यू के साथ साथ लिटरेचर ओवरव्यू देख लिया। क्लियर? यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी और टॉपिक की, इसके बाद एक क्विक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप लोग को उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जिसको मतलब जिसको क्या सभी लोग लीव कर दो क्लासरूम, अगेन ज्वाइन हो, जो वॉइस का प्रॉब्लम है और जो व्हाट आई कैन से ओके, थैंक यू।